देखो, मैं समझ रहा हूँ कि समस्या बड़ी है, क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती खड़ी है। 10 टॉपिक्स आपके सामने ये दिख रहे हैं साउंड चैप्टर से। ये दसों एक ऐसे टॉपिक्स है जिसमें बहुतों को दिक्कत आता है, मुझे भी दिक्कत आता था अपने समय में। दिक्कत आती ही आती है। यहाँ पे आप देखो, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, स्पीड, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, सोनिक बूम बूम, बहुत कुछ भैया देखने को है। अभी क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट तो रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये सेकंड लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड तक देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड तक देखेंगे और हर एक को रिलेट करते जाएंगे कि अगर वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा, एम्पलीट्यूड को कैसे बढ़ा सकते कम कर सकते हैं, साउंड की स्पीड कैसे पता करें किस मीडियम में कैसे निकालनी होती है, सब कुछ देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेवलेंथ, यहाँ पे देखो, आप देखो, साउंड वेव जो होती है ना, उसके पास ये सारी खूबी होती है। एक साउंड वेव जो बन रहा होता है, जो बेसिकली ट्रैवल करता है कहाँ से, जो प्रोड्यूसर होता है साउंड का, वहां से लेकर रिसीवर तक जो साउंड वेव जा रहा होता है, उसके पास वेवलेंथ भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी, टाइम पीरियड भी होगा, एम्पलीट्यूड और स्पीड, ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद और भी सब चीज होते हैं, पिच वगैरह भी होते हैं ना, वो सब चीज बाद में देखने को है। फिलहाल इन जो है पांचों पे बात करेंगे। वेवलेंथ समझते हैं क्या होता है। देखो, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ हम वेव के लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, जो वेव बनता है ना, ऐसा ऐसा साइनोसॉइडल वेव, याद करो हमने जब साउंड की बात करी थी, साउंड किस तरीके से प्रोपागेट करता है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि कंटिन्यूअस जो है रेयर फैक्शन कंप्रेशन कंटिन्यूअसली हो रहा होता है। और उससे रिलेटेड हमने क्या किया था, एक हमने आपने याद करो, प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ बनाया था हमने। तो प्रेशर डिस्टेंस ग्राफ के अंदर कुछ ऐसा हमारी जो एक वेव की तरह जो एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा था जब एक साउंड ट्रेवल करता है। उसी को हमने क्या कहा था कि साउंड जो है एक वेव की फॉर्म में जो है ट्रैवल कर रहा होता है, और उसी वेव की वेव लेंथ भी होगी। वेव लेंथ भी होगी, वो कैसे पता करें कितनी होती है, सब बताते हैं। देखो यहाँ पे आपको आराम से समझाता हूं। जैसे मान लो एक हमारी साउंड वेव है, इधर देखो। जैसे लेट से हमारी एक साउंड वेव जो है कुछ इस तरीके से, इस तरीके की साउंड वेव जो है ट्रैवल कर रही है, ऐसा 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 ऐसा। अब देखो, आपको पता है कि ये जो ऊपर वाले वैल्यूज होते हैं, जो ऊपर का एलिवेशन होता है भैया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, मीन लाइन। इसको जो हम लोग मीन पॉइंट, मीन लाइन बोलते हैं, बेसिकली मीन लाइन इसको बोलते हैं। इसके ऊपर क्या जो ये वैल्यू होते हैं, इनको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, CREST, क्रेस्ट। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। आपको इसी चीज पता होगी, क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होता है, इसमें क्या है, पूरा एक क्रेस्ट कवर हो जाए, पूरा एक ट्रफ कवर हो जाए, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वेव का एक वेवलेंथ। इस वेव की एक वेवलेंथ होगी अगर एक पूरा क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ कवर हो जाए। और यही लेंथ जो है बराबर होगा दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक क्रेस्ट है, ये एक क्रेस्ट है, दोनों एक के बाद एक आ रहे हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, वो इसके बराबर होगा, बिल्कुल इसके बराबर होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और वही डिस्टेंस जो है दो ट्रफ, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का ही डिस्टेंस होगा। वेवलेंथ की बात करें, उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ की सिंबल होती है लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं, ये लैम्डा का सिंबल है। इसका स्पेलिंग होता है LAMBDA, लैम्डा। और वेवलेंथ को मेजर किस में करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं मीटर में, क्योंकि वेवलेंथ तो भैया एक डिस्टेंस ही है ना। तो उसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो वेवलेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होता है, अब समझते हैं कि हम वेवलेंथ को बढ़ा या कम कैसे कर सकते हैं, कैसे वेवलेंथ को बढ़ाए, कैसे वेवलेंथ को कम करें, समझते हैं। जैसे मान लो मैं इसको रब करता हूं इधर। अब देखो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आपके सामने दो सिनेरियो रख रहा हूं। एक तो ये, एक मैंने ये रखा, ठीक है। दूसरा एक देख लो, दूसरा एक और यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है, दूसरा कुछ ऐसा है। ये देखो, अब आप मुझे बताओ, दोनों केस में वेवलेंथ कहां पर आपको ज्यादा दिख रही है। और ऑब्वियसली आपको सेकंड वाले सिनेरियो में वेवलेंथ बड़ा दिख रहा है। यहां पे चेक करो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है छोटा है एज कंपेयर टू यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस के। सेकंड वाले में जो है, अगर मैं इसको λ2 बोल दूं और इस वाले डिस्टेंस को λ1 बोल दूं, तो यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि λ2 इज ग्रेटर देन λ1। अब बोलोगे कि वेवलेंथ को ज्यादा या कम कैसे कर सकते हैं, तो अगर मान लो मैं कुछ बोल रहा हूं, जैसे आपको ना बहुत अच्छे से समझाएंगे, बने रहो हमारे साथ। जैसे लेट से अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, इसे दबा के शेयर करो। देखो, इसको मैं दो तरीके से बोलूंगा, अच्छे से सुनना, दो तरीके से बोलूंगा। मैं पहला ये बोल रहा हूं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लेक्चर दबा के सब तक शेयर करो। एक ये आपने सुना। एक और सुनो, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लेक्चर को दबा को सब तक शेयर करो। तो आप देखो, दोनों मैंने एक ही बात कही है, लेकिन दूसरे वाले केस में मेरी पेस ज्यादा थी, है ना। मेरा वही सेंटेंस बोलने का पेस ज्यादा था, तो चूंकि मैंने बहुत तेजी से बोला है, जोर से बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, तेजी से बोलने की बात कर रहा हूँ। तो तेजी से बोला मतलब क्या, कि इस केस में जो है ना, आपकी वेवलेंथ छोटी होगी, मतलब वेव जो है फटाफट से बनेगा, वेव तुरंत 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 बनेगा। तो उस केस में क्या है, कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जब मैंने तेजी में बोला और जब धीमे धीमे बोला, तो वेव जो है देखो आराम आराम से बन रहा था, वेव जो है आराम आराम से बन रहा था, और इस केस में वेवलेंथ बड़ा हो गया।
समझ में आ रहा है? तो अगर आपको वेवलेंथ को कम करना हो तो आपको मैं जोर से बोलने की बात नहीं बोल रहा, आपको तेजी से बोलने की बोल रहा हूं। तो तेज अगर बोलोगे, मान लो आप धीमा भी बोल रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ जोर और धीमे की बात नहीं हो रही, यहाँ तेज की बात हो रही है। तो तेजी से अगर बोलोगे तो आपकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, और जोर से बोलोगे तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे बात यहाँ तक? वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको मेजर करने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर वही बात किया गया है कि दो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ही वेवलेंथ कहलाता है। इसको अगर मेजर करना हो तो उसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, कि उसके पास होगा ही होगा, साउंड के पास वो होता है फ्रीक्वेंसी। कोई भी साउंड वेव जो है उसके पास फ्रीक्वेंसी होता ही होता है। हाँ, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है, लेकिन होता ही होता है। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितने आपके वेव बन के आ रहे हैं, कितने ऑसिल, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑसिलेशन लिखा हुआ है। देखो ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे आपने क्या देखा, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, मान लो मैंने अगर ऐसे बनाया, तो आप इधर देखो क्या हो रहा है। देखो ये एक क्रेस्ट, ये एक ट्रफ, तो दोनों को मिलाकर यहां से लेके यहां तक हम बोलेंगे कि एक वेवलेंथ होता है। एक वेवलेंथ बनाना मतलब क्या, एक ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पे जो है यहां से लेके यहां तक एक ऑसिलेशन हो गया है इस साउंड वेव का। उस तरीके से यहां से लेकर यहां तक, मतलब इधर से शुरू किया और इधर जाके एंड किया, तो फिर यहां से लेकर यहां तक जो है दो ऑसिलेशन कंप्लीट हो गए। समझ रहे? ऐसे करके एक कंप्लीट क्रेस्ट, एक कंप्लीट ट्रफ आ जाए तो हम बोलते हैं कि वहां से लेके वहां तक के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कि यहां से लेकर यहां तक के जो है फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस बन के आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा ऑसिलेशन होगा एक सेकंड में, जितना ज्यादा ऑसिलेशन बनेगा, उतना ही ज्यादा उस साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी। बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी के लिए हम पता करते हैं कि भैया इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है। फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, इसका सिंबल रिप्रेजेंट करने का न्यू, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले सिंबल को बोलते हैं एन यू, न्यू। और ये कुछ ऐसा है, ये मतलब वी नहीं है, ये थोड़ा ऐसा है बेसिकली, है ना, ये हल्का बेंट है हल्का, क्योंकि वी अगर आप कर दोगे, अभी देखेंगे मैं आगे चल के मैं स्पीड बताने वाला हूँ, स्पीड ऑफ साउंड, उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। तो यहाँ पे वी मत बोलते ना, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके वी है, समझ में आ रहा है? अगर तो ये तो हो गया सिंबल रिप्रेजेंट करने का। इसकी यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है। थोड़ा समझते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे एक वेव ऐसा बन रहा है, ये रहा, ये देखो एक वेव हमारी ऐसी बन रही है, ऐसा। और दूसरा एक और देख लो, सेकेंड सिनेरियो में वो वेव ऐसा बन रहा है, ऐसा बना। अब आप देखो, मान लो ये दोनों जो है एक सेकंड के अंदर बना है, दोनों जो है एक सेकंड के अंदर दोनों बन के आया है। तो आप देखो, आपको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कहां ज्यादा दिख रहा है? जाहिर सी बात है फर्स्ट वाले में आपको ऑसिलेशन ज्यादा दिख रहा है। कितना है काउंट करो जरा। यहां से लेके यहां तक एक ऑसिलेशन हो गया, फिर यहां से यहां तक दो ऑसिलेशन हो गए, यहां से यहां तक तीन, यहां से यहां तक चार, और ये सारे चार हो गया। मान लो इसको कंप्लीट कर देते तो पांच ऑसिलेशन। तो आप क्या देख रहे हो, एक सेकंड में यहाँ पे आपको फाइव ऑसिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो आप चेक करो, एक सेकंड में यहां से लेकर यहां तक एक, यहां से यहां तक दो, तो एक सेकंड में आपको दो ही ऑसिलेशन देखने को मिल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ दोनों केस में फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा है? तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि फर्स्ट वाले केस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में, तो चूंकि एक सेकंड में पांच कंप्लीट ऑसिलेशंस देखने को मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है जहां से ये साउंड वेव निकल रहा है, वो कितने हर्ट्ज का होगा? तो वो भैया 5 हर्ट्ज का होगा। हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड इस सिंबल से, ठीक है ना। तो पहली जो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है वो कितने हर्ट्ज की होगी? तो 5 हर्ट्ज की होगी। और दूसरे वाले की बात करें तो सेकंड आपकी जो है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, वो हमारा 2 हर्ट्ज का होगा, 2 HZ, ठीक है। अब क्या देख रहे हो, फर्स्ट वाले की जो है वो फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप ये समझो, तो अभी समझते हैं कि मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब क्या, कि एक सेकंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा वेव बनकर आना, ज्यादा से ज्यादा ऑसिलेशन होना। तो यहाँ भी वही फंडा है कि आपको तेज बोलना पड़ेगा, फटाफट से बोलना पड़ेगा। मैं जोर से बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ कि चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो आपके एक सेकंड में ज्यादा ऑसिलेशन बन के आएंगे साउंड वेव का ना। आपको फटाफट से बोलना। मान लो आप धीमा भी बोल रहे हो लेकिन तेजी से बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपको तो मैंने बता के दिखाई दिया। जैसे देखो मैं फटाफट से बोल रहा हूँ, अगर आपको लिखकर पसंद आ रहा हो तो दबा के शेयर करो। इसे क्या कि मैंने फटाफट से बोल दिया, मैंने जोर से नहीं बोला, तभी मेरी क्या है कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो एक नॉर्मल आदमी से जो आराम आराम से बोल रहा है उससे तेज होगी। समझ में आ रहा है? अब आप समझो, वेवलेंथ हम समझ रखे हैं, फ्रीक्वेंसी अभी जस्ट देख लिया, फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाए कम कर उससे बात कर लिया। थोड़ा रिलेशन देखते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। आप देखो खुद सोचो, अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा दूं तो क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा? आप खुद देखो, ये दोनों केस में देखो, फर्स्ट वाले केस और सेकंड वाले केस में आपको वेवलेंथ कहाँ ज्यादा दिख रहा है? क्लियर कट आपको दिख रहा है। सेकंड वाले केस में चेक करो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और फर्स्ट वाले में चेक करो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। दोनों में से कौन सा बड़ा लग रहा है? स्वाभाविक है आपको सेकंड वाला जो है, मान लो इसको λ2 बोल दूं, इसको मैं λ1 बोल दूं, तो क्लियर कट दिख रहा है कि λ2 जो है वो λ1 से बड़ा है।
तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट वाले केस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी लेकिन उसकी वेवलेंथ कम है, और सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी कम थी लेकिन उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और ये हर बार देखने को मिलता है, ये हर बार ये आपको देखने को मिलेगा। आप खुद सोचो, आपको यही देखने को मिलेगा, खुद सोचो। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रहा इसका सिंबल। मैं बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ 1/लैम्डा। ये रहा रिलेशन। समझ में आ रहा है? तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसका इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात जमा, आगे बढ़ते अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो कुछ और बोला गया यहाँ पे, जैसे हमने बात किया चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। वही बात है, जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा होता है तो आप क्या देख रहे हो, एक ऑसिलेशन में आपका एक कंप्लीट क्रेस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ आ जाता है। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी से लेके मिनिमम डेंसिटी, मतलब कंप्लीट क्रेस्ट कंप्लीट क्रफ टवर हो रहा है ये आपके एक सेकंड के अंदर। तो वो होता है एक ऑसिलेशन, और एक सेकंड में जितने ज्यादा ऑसिलेशन होंगे उतनी ज्यादा उस साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी। बात जमा, चलो आगे देखते हैं। अब समझते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है। देखो टाइम पीरियड के अंदर यहाँ हम टाइम को नोटिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक वेव बनने में, या आप ऐसा बोलो इसको कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना समय लग रहा है, वो होता है उस साउंड वेव की टाइम पीरियड। वो होती है उस साउंड वेव की टाइम पीरियड की एक वेव बनने में कितना समय लग रहा है। जैसे अब यहाँ पे देखो, हम दो सिनेरियो लेते हैं, आपको एग्जांपल देके समझाएंगे, टेंशन नहीं लो, हर एक केस में एग्जांपल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हमारे 10 वेव बन के आ रहे हैं, एक दो, जैसे यहाँ पे आप काउंट कर लेंगे, रुक जाओ पहले इसको बना लेते हैं फटाफट से। चलो इतना काउंट करते हैं, तो हमारा यहां से यहां तक एक वेव हो गया, ये दो हो गया, 3 4 5 6, ये 7, इस तरीके से ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 10। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमारे 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट दिख रहे हैं आपको, काउंट कर आपको 10 ऑसिलेशंस दिख रहे हैं। मान लो ये 10 ऑसिलेशन बनने में कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड का समय लगा। हमने क्या देखा कि 5 सेकंड में एक साउंड वेव जो है इतना ऑसिलेशंस बना रहा है ना, एक साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी। और दूसरे केस में क्या देखा, ये हमारा सेकंड सिनेरियो जहां पे आपको 5 ऑसिलेशन देखने को मिल रहे हैं। ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा तीन, ये रहा चार, और ये रहा 5। यहाँ पे देखो आपको, और मान लो यहाँ भी टाइम लगा 5 सेकंड का, मतलब ये ये एक साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है और ये दूसरी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है, दोनों अलग अलग बॉडीज है, ठीक है। 5 सेकंड में, तो आप यहाँ पे देखो 5 सेकंड में यहाँ पे 10 बन के आ रहे हैं, 5 सेकंड में 10 आपको वहाँ पे ऑसिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक ऑसिलेशन बनने का समय कितना लग रहा है आपको, जाहिर सी बात है 5 सेकंड में यहाँ 10 ऑसिलेशन बन रहा है, तो एक ऑसिलेशन जो बन रहा है उसके बनने का समय है हाफ, कितना, 0.5 सेकंड, मतलब आधे सेकंड में जो है एक ऑसिलेशन बन रहा है भैया कंप्लीट। और यहाँ पे बात करें तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन बनने में, चूंकि 5 कंप्लीट बनने में 5 सेकंड लग रहा है, तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन बनने में यहाँ पे 1 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों केस में अगर बात करें टाइम पीरियड कहाँ कम है। हम टाइम पीरियड पता ना क्या होता है, टाइम पीरियड मतलब कि एक कंप्लीट वेव बनने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन बनने में कितना समय लग रहा है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट वाले केस के अंदर यहाँ पे समय कम लग रहा है ना, कंप्लीट वेव बनने में। मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले केस के अंदर जो भी साउंड वेव बन के आ रही है, अगर उसको मैं T1 बोल दूं, इसको मैं T2 बोल दूं, तो क्लियर कट यहाँ से दिख रहा है कि T1 इज लेस देन T2। क्या बोल दिया, T1 इज लेस देन T2, टाइम पीरियड फर्स्ट वाले की कम है। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसको रिलेट करते हैं। अगर आप खुद समझो, मैं अगर वेवलेंथ बढ़ा दूं तो क्या टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो। वेवलेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा, टाइम पीरियड बिल्कुल बढ़ेगा। आप खुद सोचो ना, अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा दूं, जैसे यहाँ पे देखो इधर बना के दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लो वेवलेंथ बढ़ा दे तो क्या है, वेव जो है आराम आराम से बनेगा, लंबा लंबा बनेगा। ये देखो लंबा लंबा आराम आराम से बन रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि एक वेव को बनने में समय लगेगा। वेवलेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, आराम आराम से बोल के, जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसको दबा के सब तक शेयर करो। इसको मैंने क्या किया, आराम से बोला। तो वेवलेंथ भी क्या है, इसको बनने में, एक वेव को बनने में समय लगा, समय लग रहा है एक वेव को बनने में, मतलब क्या टाइम पीरियड बढ़ रहा है, बोल सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, अगर मेरे को टाइम पीरियड बढ़ाना है, तो अगर रिलेशन की बात करें वेवलेंथ तो टाइम पीरियड की, वेवलेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और थोड़ा फ्रीक्वेंसी का देख ले कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ पे आप देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से टाइम पीरियड घट जाता है। आप खुद देखो ना, आप खुद सोचो। आप देखो यहाँ पे क्या है, आप बताओ मुझे, दोनों केस में बताओ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहाँ ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप दोनों केस में देखो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप चेक करो, T1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वेव ज्यादा बन के आ रहा है। तो आप देखो, हमने अगर टाइम पीरियड की बात किया तो T2 बड़ा था T1 से, लेकिन अगर दोनों केस में फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी सेकंड वाले से ज्यादा है। मतलब आप खुद सोचो ना कि अगर फटाफट से वेव बन रहा है, फटाफट से अगर वेव बन रहा है, मतलब फटाफट से वेव कब बन सकता है, जब मैं तेजी से बोलूं, जोर से नहीं, तेजी से, फटाफट बोलूं। अगर मैं फटाफट से बोलूंगा तो खट 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 बहुत तेजी से ऑसिलेशन होगा, हमारा वेव, साउंड वेव बन के आएगा। तो मतलब क्या है कि कम समय के अंदर ही, कम समय के अंदर ही कंप्लीट वेव बन जाएगा।
तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, फटाफट से बोला जाए तेजी में, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एक रिलेशन यहाँ भी दिख गया कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, चूंकि टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये रिलेशन हमें आगे काम आने वाला है, याद रखो इसको, आप ध्यान रखना। न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, लेकिन वेवलेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। समझ में आ गया बात आपको? टाइम पीरियड को हम लोग सेकंड्स में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें, टाइम की यूनिट तो ढेरों होती है, इसकी मिनट भी हो जाएगी, आवर भी हो जाएगी, मिली सेकेंड हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात करें टाइम पीरियड की, तो वो होती है सेकंड। समझ में आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही बोला गया है कि टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको मेजर करने के लिए सेकंड स्मॉल एस का रिप्रेजेंट करते हैं। बात जमा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगर एक साउंड वेव बन के आ रहा है, उसके पास एम्पलीट्यूड भी होगा ही होगा। एम्पलीट्यूड आपने बहुत सुना होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो अब यहाँ पे हम लोग जोर जोर से मारने की बात करेंगे। जो भी साउंड, आपको पता है साउंड जहां से भी बन रहा होता है, वो साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही होगी। जैसे तबला की बात करें, तबला बजाते हो तो क्या करते, तबला का जो सरफेस होता है उस पे हम लोग हाथ से स्ट्राइक करते हैं, धाम 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 धाम, तो क्या होता है उसका सरफेस जो है कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करता है। जितनी देर वो वाइब्रेट करेगा उतनी देर तक साउंड बनेगा, और जितना तेजी से वाइब्रेट करेगा, मान लो अगर जोर जोर से हिट करेंगे तो वो भी क्या है, जोर जोर से ऊपर नीचे होगा। समझ पा रहे हो बात? उसका जो सरफेस होगा तबला का, उसको जोर जोर से अगर हिट करेंगे तो सरफेस भी क्या ऐसा 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 ऊपर नीचे जोर जोर से होगा। तो उस केस में क्या है कि एम्पलीट्यूड जो होगा साउंड का वो ज्यादा होगा, और एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से आवाज ज्यादा ज्यादा सुनाई देगा भैया, मतलब काफी लाउडनेस बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो हमें पता है एक साउंड वेव मान लो एक ऐसा है, मान लो एक ऐसा साउंड वेव है, और एक हमारी साउंड वेव मान लो ऐसी है। ये देखो एक मान लो ऐसी साउंड वेव है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। इस वाले जो लाइन होता है इसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, बीच वाला। मीन पोजीशन मतलब क्या, बीच वाला, ना ना बड़ा ना छोटा, बीच वाला, ये मीन पोजीशन हो गया। तो आप चेक करो, मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक है, इधर। ये देखो ये रहा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नीचे की तरफ बात करें तो ये रहा, ऊपर की तरफ ये रहा। यहाँ पे भी चेक करो, मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है। फिर यहाँ पे बात करें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो आप देखो यहाँ पे बड़े बड़े वैलीज कहाँ बन रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाई की बात करें तो वो सेकंड वाले केस में बन रहा है। तो मतलब सेकंड वाले केस में हम लोग अगर बात करें एम्पलीट्यूड ज्यादा है फर्स्ट वाले से। अगर मैं इसको A2 बोल दूं, बेसिकली एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अगर मैं A1 बोल दूं इसके एम्पलीट्यूड को, तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि A2 इज ग्रेटर देन A1। एम्पलीट्यूड सेकंड वाले की फर्स्ट वाले से ज्यादा है, क्योंकि मीन पोजीशन से जो एलिवेशन बन रहा है वो बहुत ऊपर ऊपर बन रहा है। और ऊपर पर कब बन सकता है, जब जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है वो जोर जोर से वाइब्रेट कर रहा है, तेजी से नहीं। मान लो मैं तबला पे जो है तेजी से बजा रहा हूँ, तक 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 तक, तो उस केस में जो है ना, हमारी तेजी से बजाने से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई, तेजी से बजाने से फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ तो कम हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से, वेवलेंथ के कम होने से एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ रहा है। एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए आपको जोर जोर से हिट करना पड़ेगा। मान लो आप जोर जोर से हिट कर रहे हो और आराम आराम से हिट कर रहे हो, मतलब बहुत तेजी से नहीं मार रहे हैं, जोर जोर से मार रहे हैं, आराम आराम से भी मार रहे हैं, तब भी आपकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, तब भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब आप जोर जोर से मारो, तेजी में भी मारो, या जोर जोर से मारो, आराम आराम से मारो, समझ में आ रहा है, दोनों ही केस में एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, दोनों ही केस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये तरीका है एम्पलीट्यूड बढ़ाने का। और एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से लाउडनेस भी ज्यादा होता है। आपको सोचो ना, अगर आप कोई साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी जो है जोर जोर से उसको मार रहे हो, जैसे तबला की बात करें, तो उसमें से जो आवाज निकलेगा वो भी काफी जोर सा होगा भैया, लाउडनेस ज्यादा होगी उसका, लाउडनेस ज्यादा होगा, दूर तक सुनाई देगा सभी को, पूरे गांव मोहल्ले वाले सब जो है उनको सुनाई देगा साउंड। समझ में आ रहा है बात? चलो यहाँ पे देखो, वही बोला गया कि एम्पलीट्यूड को हम लोग जो है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मेजर करते हैं मीटर में। ये भी तो भैया डिस्टेंस ही है, मतलब मीन पोजीशन से लेके कितना ऊपर या कितना नीचे जाना है, ये तो क्या है, डिस्टेंस ही तो है, उसलिए इसको मेजर करते हैं मीटर में, स्मॉल m। बात जमा। तो आपने क्या देखा कि मुझे एम्पलीट्यूड अगर बढ़ानी हो तो इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे या फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो एम्पलीट्यूड पे कुछ असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी दो या घटा भी दो, खुद सोचो, खुद सोचो, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी दोगे या घटा भी दोगे, इस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। वेवलेंथ भी बढ़ा दोगे घटा दोगे, कुछ असर नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड भी बढ़ा दो घटा दो, एम्पलीट्यूड पे असर नहीं पड़ेगा। तो असर किससे पड़ेगा, जोर जोर से स्ट्राइक करने पे। गिटार भी बजा रहे हैं तो जोर जोर से ढंग 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 गिटार में जो स्ट्रिंग को उसको ऐसे करके प्ले कर रहे हैं, लेकिन आराम आराम से स्ट्रिंग बजा रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड जो है ज्यादा नहीं होगा भैया। आगे देखो यहाँ पे, अब थोड़ा साउंड की स्पीड के ऊपर बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। देखो कवर करने को दिली इच्छा है बहुत कुछ करें, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसके बाद करेंगे एक और पार्ट उसमें आना। तो यहाँ पे साउंड की स्पीड का बात करते हैं। देखो जब
बिजली गड़कती है ना, जब बिजली जब कड़कती है तो आप क्या देखे हो कि आपको लाइटनिंग पहले दिख जाता है और थंडर जो गड़गड़ाहट होती है ना वो आपको बाद में सुनाई देती है। आपने देखा होगा कई बार कि बिजली कड़कते हुए पहले दिख रहा है, लाइटनिंग पहले दिख रहा है हमको, लेकिन उसकी जो गड़गड़ाहट है वो एक आध सेकंड बाद सुनाई देती है। ऐसा हमने दिवाली वगैरह में भी जब पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखे फोड़ते वक्त आपने देखा होगा कि पटाखा का जो स्पार्क है वो पहले दिख जाता है। मान लो जो स्काई शॉट होते हैं, भाई आपको तो पता होगा, खूब पटाखे फोड़ते हो, जो स्काई शॉट्स वगैरह होते हैं ऊपर जाके जो फटते हैं तो उनकी जो है स्पार्क जो निकलती है वो लाइटनिंग तो पहले दिख जाती है, लेकिन उसकी मान लो बहुत दूर खड़े हैं तो उसका साउंड हमारे कान तक पहुंचने में एक आध सेकंड 2-3 सेकंड बाद समय लगता है आने में। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि साउंड की स्पीड जो है वो लाइट से तो कम है, क्योंकि लाइट पहले आ जा रही है। तो लाइट की स्पीड पता है कितना होता है? लाइट की स्पीड अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करूं, देखो हर जगह वेरी करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे मान लो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, आसपास का नॉर्मल टेम्परेचर बात करें तो 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है। तो इस टेम्परेचर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ कितना? लाइट की स्पीड की बात करें, साउंड की नहीं, लाइट की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हो गया 10⁸ मतलब हो गया 30 करोड़। मतलब लाइट जो है एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट। लेकिन साउंड का स्पीड कम है। साउंड का स्पीड एयर में बात करें, साउंड की स्पीड हर जगह अलग अलग होती है भैया। अभी हम एयर के लिए बात करें तो हवा में नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर, ऐसा नहीं कि हवा में किसी भी टेम्परेचर में, हवा में नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर साउंड का स्पीड होता है 344 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में जो है साउंड 344 मीटर ट्रेवल कर पाता है। देखो ये करोड़ों में खेल रहा है, और इसको देखो यहाँ पे ये सैकड़ों में ही है, ये सैकड़ों में ही 344 में ही जी रहा है। इसलिए जो हमें लाइट पहले दिख जाता है, साउंड की आवाज बाद में सुनाई देता है। समझ में आ गया बात? अब ये साउंड की स्पीड ना, ये साउंड की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है? जैसे आपको पता है कि जैसे 3 मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 ही तो होते हैं भैया। जो हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 मीडियम होती है। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा जो है सॉलिड्स में होती है, सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड सॉलिड में होती है, उससे थोड़ी कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है साउंड की स्पीड गैस में। थोड़ा देखेंगे इसको आगे, अभी फैक्टर्स पे बात करेंगे, देखेंगे। थोड़ा इसको मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रब कर दे रहा हूँ। अभी कुछ और चीजें देखने को है। देखो हमने अभी तक क्या किया, वेवलेंथ समझ लिया, फ्रीक्वेंसी समझ लिया, और साउंड की स्पीड को समझ लिया। साउंड की जो स्पीड होती है ना उसको हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं इन तीनों में रिलेशन क्या है। किन तीनों में? फ्रीक्वेंसी में, मतलब जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी, जो साउंड की वेवलेंथ होगी, और जो साउंड की स्पीड होगी, इन तीनों में क्या रिलेशन है थोड़ा समझते हैं। देखो आपको पता है हमने मैथ्स में और फिजिक्स के भी अंदर जब मोशन चैप्टर किया था तो ये फॉर्मूला बहुत देखा था, याद करो। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, याद है? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, क्या होता है? स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन का भी देखा है। आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड हम लोग जो है स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल v इक्वल्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये जो हमारी साउंड वेव होगी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी उसको हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा से, मतलब वेवलेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना भैया? बिल्कुल। जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, लैम्डा, है ना, एक एक हमारी वेवलेंथ। उसके उस तरीके से यहां से यहां तक एक और लैम्डा, मतलब यहां से यहां तक हो गया हमारा 2 लैम्डा। फिर यहां से यहां तक एक और लैम्डा हो गया, मतलब टोटल कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक हो गया 3 लैम्डा। समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी साउंड वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको बताने के लिए वेवलेंथ यानी कि लैम्डा का हेल्प लेंगे। तो डिस्टेंस के लिए मैंने लैम्डा लिख दिया, और टाइम टाइम टेकन को हम क्या करते हैं, टी लिख के छोड़ देते हैं। टाइम टेकन को टी लिख के छोड़ देते हैं। आपको पता है हमने अभी जस्ट देखा रिलेशन किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। याद करो मैंने बताया था आपको कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला था आपको कि फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, फ्रीक्वेंसी को तो न्यू बोलते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के। तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या करता हूँ, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 1/t, और यहाँ से देखो v इक्वल्स लैम्डा इंटू 1/t को मैं क्या कर सकता हूँ, v लिख सकता हूँ न्यू, इसको न्यू लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली आप चेक करो, ये है हमारी, ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ दैट साउंड वेव, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड वेव। ये रहा इनके बीच का रिलेशन। आप कई बार जो है न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल में क्या बोल देगा कि मान लो आपको जो है जो साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो साउंड वेव ट्रेवल कर रही है उसकी आपको वेवलेंथ भी दे रखी है। अब बोलेगा कि उसका स्पीड पता करो, स्पीड पता कर लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड निकल जाएगा मीटर पर सेकंड में कुछ आएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है मीटर पर सेकंड में आ गया स्पीड, अब बोलेगा स्पीड की हेल्प से टाइम पता पता करो। जैसे मान लो आपका स्पीड आया लेट से 700, मान लीजिए आपका स्पीड जो है मान लो 700 मीटर पर सेकंड आया। अब बोलेगा कि वो जो साउंड वेव है वो लेट से जो है
7 या 8 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपके पास जो है स्पीड है, टाइम निकालने बोलेगा, तो फॉर्मूला है ना आपके पास, फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो स्पीड आपके पास दे रखा है और आपके पास जो है डिस्टेंस भी दे रखा है, बस टाइम निकालना है। टाइम को क्या करो, इधर भेजो, इसको नीचे डालो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना, टाइम निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको, इस तरीके से करना पड़ता है। और तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये है रिलेशन फ्रीक्वेंसी के बीच में, वेवलेंथ के बीच में और स्पीड ऑफ साउंड के बीच में। देखो आप बात समझो, ये रिलेशन देख के आप ये ना समझ लेना अच्छा v इक्वल्स लैम्डा इंटू न्यू है, मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। ये आइडियल कंडीशन दे रखा है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ठीक है, लेकिन ये ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। ऐसा आप खुद सोचो, क्या मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ा दूंगा क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो है, कोई इंसान जो है तेजी से बोल रहा है किसी बात को, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेक्चर पसंद आ रहा हो तो दबा के शेयर करो, एक तरीका ये है। और क्या बोल सकते हैं, लेक्चर पसंद आ रहा हो तो दबा के शेयर करो। दो तरीके से मैंने बोले हैं, दोनों में आप चेक करो। ऐसा नहीं है कि मैं जब जोर से बोला तो आप तक आवाज जल्दी पहुंचा, और जिस इंसान ने धीमे धीमे बोला उसकी आवाज आपके कानों तक थोड़ा लेट पहुंचा, ऐसा नहीं है। दोनों का बराबर समय, मतलब बराबर समय मतलब क्या, 344 मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से जो है दोनों का आवाज आपके कानों तक पहुंचा है। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या घटाने से साउंड की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता। समझ में आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये बात आप निकाल देना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। फिर बोलेगी कि फिर आप सोचोगे कि क्या साउंड की स्पीड हमेशा सेम रहती है क्या, इसको चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। साउंड की स्पीड आप देखो किन किन फैक्टर्स पे, पहले देखो आपने यहाँ पे समझ लिया कि साउंड की स्पीड क्या होती है। अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे एयर के लिए आपने क्या देखा, 344 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करूं वाटर, पानी के अंदर, मान लो पानी के अंदर अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है तो उसके अंदर कितने स्पीड होगी। मान लो एक डीजे जो है मैंने पानी के अंदर डाल दिया, वाटर प्रूफ डीजे है भैया, पानी के अंदर डाल दिया, तब वहां पे गाना प्ले कर रहे हैं ना, तो उस समय जो आवाज जो उसका जो निकलेगा बेसिकली साउंड वेव, वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा 1500 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल, पानी के अंदर साउंड की स्पीड होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। और अगर मान लो वही साउंड को, वही साउंड वेव जो है उसको मैं अल्यूमिनियम से पास करवाऊं, मान लो एक अल्यूमिनियम का रॉड है और उसके अंदर क्या कर रहे हैं हमने, एक मान लो म्यूजिक थिएटर उसमें उसके अंदर डाल दिया, एक होम थिएटर डाल दिया, तो आवाज बजा रहा है गाना, तो उसके इसमें क्या होगा, साउंड जो पास करेगा अल्यूमिनियम से तो वो होगा लगभग 5500 मीटर पर सेकंड के आसपास। समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ होता है, आप चेक कर लेना। आपके एनसीईआरटी में पूरा एक डेटा दे रखा है कि अल्यूमिनियम में कितना होगा, ग्लास में कितना होगा, वाटर में कितना होगा, एयर में कितना होगा, तो साउंड की स्पीड दे रखी है, आप उसको चेक कर सकते हो। ऑल यहाँ पे मैंने दो तीन बता दिया, एल्यूमिनियम में 15 आपके जो है 5000-5500 के आसपास होता है, वाटर में 1500 होता है, और एयर में जो है 344 मीटर पर सेकंड होती है। मतलब आप क्या देख रहे हो, साउंड का स्पीड हर जगह सेम नहीं है, साउंड का स्पीड वैरी करते रहता है। तो आप सोचोगे अच्छा साउंड का स्पीड तो चेंज कर रहा है, मतलब जरूर ये किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता होगा। साउंड की स्पीड हर जगह सेम नहीं है, जरूर ये किसी न किसी चीज पे डिपेंड कर रहा होगा। किस पे डिपेंड करता है देखो, तो द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, दो फैक्टर है, पहला है नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। ये दोनों पे जो है साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या, क्या आपका मटेरियल सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। मान लो ये पेन की बात करिए, स्टाइलस हो गया, मान लो अगर मैं अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करूं या किसी मान इरेजर की बात करें, शार्पनर की बात करें, है ना, आप बॉक्स की बात करें, ये सब क्या है, सॉलिड है। लिक्विड में पता है आपको, लिक्विड में पानी हो गया, अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या हो गया, लिक्विड हो गया। गैस की बात करें तो ऑक्सीजन हो गया आपके पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम, ये सब गैस होता है। तो अलग अलग, तो बेसिकली अलग अलग मीडियम के लिए साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। अगर इन तीनों में कंपेयर करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सबसे ज्यादा जो साउंड की स्पीड होती है, सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है सॉलिड में, उससे थोड़ी कम होती है लिक्विड में, और साउंड की स्पीड सबसे कम किस में होती है, गैस में। अब बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है, साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा क्यों है, तो आप खुद सोचो। सॉलिड में जो अगर पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करें, आपको पता है कि सॉलिड क्या है, एक मैटर है, और हर एक मैटर जो है सैकड़ों लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना है। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करें तो वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे देखो, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स काफी पास पास होते हैं, ऐसा 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 काफी पास पास होते हैं ना। अगर मैं लिक्विड में बात करूं, लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े दूर दूर होते हैं, कंपेरेटिवली दूर, जैसे मान लो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हमारी लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होंगे। और गैस के अंदर बात करें तो उसमें तो भैया और दूर दूर, बहुत दूर दूर फैले फैले होते हैं पार्टिकल्स। जैसे मान लो एक अगर यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, इसमें क्या है, और फैले फैले होते हैं सारे पार्टिकल्स। आप मुझे खुद बताओ, हमने देख रखा है कि जैसे साउंड वे, जब साउंड एनर्जी ट्रेवल करता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देख रखा है, नहीं देखे हो आई बटन में दे रहा हूँ, देख के आ जाना, बहुत अच्छे से समझाया है उसमें। जब हमने क्या देखा है, जब साउंड वेव, जब साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि जिस भी मीडियम से साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, वहां के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं।
एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने से क्या होता है कि साउंड एनर्जी को वो पास करते रहते हैं। मैंने तुमको दिया, तुमने उसको दिया, तुमने उसको दिया, तुमने आगे वाले को, आगे वाले ने और आगे वाले को, ऐसे करते 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 क्या है, जो जो हमारा प्रोड्यूसर है साउंड का, जिस मान लो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपके कानों तक पहुंच रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच का जो मीडियम है गैस, उसके सारे पार्टिकल्स जो है मेरे साउंड एनर्जी को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दूसरे से टकराने के कारण आगे लेकर जा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आप खुद सोचो, यहाँ पे साउंड, यहाँ पे पार्टिकल्स, जो मान लो सॉलिड की बात करें, सॉलिड के पार्टिकल्स काफी पास पास है, तो अगर यहाँ से साउंड पास करेगा, साउंड अगर पास करेगा, तो यहाँ जो टकराना होगा फटाफट से होगा, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है ना, तो फटाफट टकराएंगे। फटाफट ये उससे टकराया, वो उससे टकराया, वो उससे टकराया, उससे टकराया, फटाफट टकराने से क्या होगा, तेजी से जो है साउंड एनर्जी ट्रेवल करेगा। इसीलिए सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है हमारी स्पीड साउंड की। लिक्विड में बात करें कंपेरेटिवली थोड़ी दूर दूर है, थोड़ी दूर दूर है, तो ऐसा करके लिया, ऐसे करके दिया, ऐसे करके लिया, ऐसे करके दिया, और थोड़ा लेने में और देने में डिले हो रहा है ना, लेने में ऐसे और थोड़ा देने में डिले हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी साउंड की जो है स्पीड कम होती है। और गैस में चूंकि बहुत दूर दूर है भैया, चेयर से उठा तब जाके लिया, उसके बाद लेने के बाद वहां जाके फिर दिया, यहाँ पे और दूर दूर है, तो लेने में या देने में डिले हो गया। उसलिए क्या है कि गैस में जो है साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, सबसे स्पीड। उसलिए मैंने आज आपको जैसे आपको दिखाया था, अभी एल्यूमिनियम की बात करी थी, तो एल्यूमिनियम में आपने क्या देखा था, एल्यूमिनियम एक सॉलिड है, उसलिए वहां पे साउंड की स्पीड मैंने बताया था 5500 मीटर पर सेकंड है ना, एक सेकंड में 5500 मीटर ट्रैवल कर लेता है साउंड। लेकिन वहीं पर अगर पानी की अगर बात करें, तो पानी में क्या देखा था, 1500 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो लिक्विड है, तो उसका साउंड से सॉलिड से कम था। समझ में आ गया बात? तो आपने क्या देखा, पहला कि नेचर पे डिपेंड करता है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। दूसरा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो कि जिस भी मीडियम से, मान लो जिस भी मीडियम से साउंड ट्रैवल कर रहा है, वो मीडियम कितना गर्म है। अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है ना, साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो हो क्या रहा है, जिस भी बॉडी से साउंड ट्रैवल कर रहा है, जिस भी बॉडी से साउंड ट्रैवल कर रहा है, उसको गर्म करने से क्या होगा, उसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। और आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद कोई भी पार्टिकल शांति से बैठना नहीं चाहता है, वो इधर उधर भागने की कोशिश करता है, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करता है। तो चूंकि इसमें क्या होगा, एनर्जी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिलने से ऐसे लेके ऐसे देगा, अब फटाफट देगा, फटाफट लिया दिया, लिया दिया, लिया दिया, तो तेजी में भी यहाँ पास हो रहा है, देख रहे हो एनर्जी, यहाँ भी क्या है, साउंड एनर्जी फटाफट पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मिल गया भैया, फटाफट ले रहा है, फटाफट दे रहा है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी साउंड की स्पीड उस मीडियम में बढ़ जाती है, जिस भी मीडियम को आप हीट कर रहे हो, उसमें से जो साउंड पास कर रहा है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा बात? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसीलिए क्या होता है ना, कि ठंड के दिनों में, जैसे मान लो मेरे से मान लो 2-4 फीट दूर जो है कोई खड़ा है, उसको कोई सा बात मैं बोल रहा हूँ ठंड के समय में, जहां पूरा कुहासा फॉग वोग आसपास है, और वही मैं सेम बात जो है उतना ही फ्रीक्वेंसी से जो है, उतना ही फ्रीक्वेंसी से मैं समर के टाइम में बोल रहा हूँ, जहाँ पे आसमान पूरा क्लियर है। तो ये 100% कंफर्म है कि मेरी साउंड जो है समर के टाइम में ज्यादा तेजी से उसे कानों तक पहुंचेगी एज कम्पेयर टू विंटर के टाइम में। क्योंकि क्या, विंटर के टाइम में टेम्परेचर कम रहेगा भैया, टेम्परेचर कम है, तो साउंड की स्पीड होती कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टेम्परेचर में। लेकिन चूंकि नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे गिर जाता है ठंड के समय में, तो 344 से हो सकता है कि 300 हो जाए या 320 हो जाए, मतलब कम तो होगा ही होगा। समर के टाइम में मान लो अगर आसपास का टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो नॉर्मली 25 पे कितना होता है साउंड का स्पीड, एयर में कितना होता है, 344 मीटर पर सेकंड। और 25 से अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 344 से हो सकता है 350 हो जाए, मतलब एक सेकंड में 350 मीटर ट्रेवल कर जाएगा साउंड। तो आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ने से हमारी साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो यही दो कंडीशन है, इन्हीं दो पे जो है हमारी साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। इसके अलावा कोई कुछ भी बोल रहा हो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इस पे उस पे फलाना ठिकाना, सब बेकार है। इन्हीं दो पे डिपेंड कर रहा है। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने बहुत चीज समझी, ये जो भी बातें की ना हमने, कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, स्पीड ऑफ साउंड, ये सारी साउंड के पास होती है, एक साउंड वेव के पास ये सभी चीजें होती हैं भैया। और भी बहुत कुछ होती है, पिच के ऊपर बात करेंगे, पिच वगैरह क्या होती है ना, फिर हमारा लाउडनेस क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, बहुत कुछ बात, को दिल इच्छा है बहुत कुछ बात करने की। लेक्चर पसंद आया हो, सभी दोस्तों तक जिसको जिसको दिक्कत है, ये मेरी दिली इच्छा है पहुंचाऊं उन तक। ये बहुतों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा इसको कवर करा जाए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।